स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारी भेंट होने वाली है डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ के साथ। आप एक हिंदी लेखक है, हिंदी अध्यापक है और आपका शोध अब हिंदी के बाल साहित्य में हुआ। 18 की उम्र से आपने लेखन की दुनिया में पहला कदम आपने रखा। आपकी पहली रचना एक निबंध और आपका प्रथम प्रकाशन मॉरिशस में नहीं बल्कि भारत में हुआ। आपके नाम पर 7 पुस्तकें हैं और आपकी विधा है निबंध और कविता। चलिए डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ के साथ हम बात करते हैं। सोमदत्त जी आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्कार रितेश जी। आप एमबीसी कैसे के हैं? दर्शकों को भी बहुत-बहुत अभिवादन। बहुत धन्यवाद। जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त आशा हूँ। करते हैं कि हमारे दर्शक भी स्वस्थ होंगे। एक बार हमारी मुलाकात एक दोस्त से हुई थी। हमने पूछा कि आप कैसे हैं? तो हिंदी भाषा की खूबसूरत उनकी सुंदरता यही है। उन्होंने कहा कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ। जी, यही तो जीवन है। जब तक बिल्कुल, व्यस्त रहेंगे तब तक जीवन चलता है। बिल्कुल। चलिए व्यस्त की स्थिति में हम थोड़े समय निकाल कर आपसे बात करते हैं। आप एक लेखक हैं, हिंदी अध्यापक हैं। जी, आपकी लेखन के बारे में हम जानना चाहेंगे। थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। हिंदी के साथ आपका संबंध किस तरह से शुरू हुआ? जैसे कि आपको पता है हमारी पढ़ाई की प्रणाली में प्राइमरी स्कूल से ही हिंदी का इंट्रोडक्शन हो जाता है। हम ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक हिंदी पढ़ते हैं, फिर जाकर सेकेंडरी में भी कभी-कभी स्कूल में हिंदी का प्रावधान होता है, कभी-कभी नहीं होता है। तो मुझे यह अवसर मिला कि मैं सेंट मेरीज़ स्कूल में गया। वहाँ पर फ़ॉर्म 5 तक हिंदी की पढ़ाई होती थी। फिर एचएससी एचएससी के बाद एचएससी में पढ़ाई नहीं होती थी। हमको दूसरे विषय का चयन करना पड़ता था। लेकिन ऐसा हुआ कि जो मेरे बैच थे, उसमें से एक गुलशन शुक्लाल जी थे और एक फ्रेंड थे अविनाश रतन जी। उन्होंने मेरे साथ रेक्टर से जाकर बात की। फिर वहाँ भी हमने एचएससी की लोअर 6 से एचएससी की पढ़ाई की और तभी से मेरा एक विशेष संपर्क हो गया हिंदी से, जहाँ से मैंने हिंदी साहित्य भी सीखा और थोड़ा-थोड़ा लिखना भी आरंभ किया। जिस कॉलेज को में आप जाते थे, वहाँ पे हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी, हिंदी की पढ़ाई केवल फ़ॉर्म 5 तक होती थी। तो उसके बाद आपने प्राइवेट लिया, नहीं, वहीं पर मैंने किया अपनी रिक्वेस्ट पर। रिक्वेस्ट पर। जी। तो मतलब हिंदी के साथ आपका लगाव काफ़ी गहरा है। जी। आज दिखाई दे रहा है कि आपके नाम पे बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी रचनाएँ हैं। बात करेंगे ज़रूर आपके बारे में। थोड़ा-सा अपनी शिक्षा के बारे में हमने बात कर ली है, शोध के बारे में बताइए। आपने शोध का जो विषय है, बाल साहित्य को ही चुना। जब हम अध्यापन करते हैं स्कूलों में, विशेषकर जब प्राइमरी स्कूल में और जो बैठकाओं में पढ़ाई होती है, वहाँ पर हमको प्रसाद, निराला या फिर प्रेमचंद आदि बहुत वरिष्ठ लेखकों की, कवियों की रचनाओं का अध्ययन करना पड़ता है। बच्चों के स्तर को देखकर, बच्चों की मनस्थिति को देखकर मुझे लगता है कि ऐसी रचनाएँ उपयुक्त नहीं होती। उनकी प्रवृत्ति से बहुत अलग हटकर हमको उनको उस ढाँचे में ढालना पड़ता है जो उनके लिए बना ही नहीं है। इसीलिए मैंने अपना शोध बाल साहित्य की उपयोगिता पर किया, विशेषकर प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और बैठकाओं की पढ़ाई में कहाँ पर हम बाल साहित्य को उपयोगी कर बना सकते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब बच्चे अपने स्तर के साहित्य को देखेंगे, उस अपने मन की स्थिति, अपनी आयु की स्थिति को देखकर लिखी हुई रचनाओं से परिचित होंगे, तब उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने अपना शोध इसी परिधि में रखकर किया है, ताकि आगे जाकर हो सकता है कि आने वाली सरकारें इससे प्रेरणा लेकर जो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक के पाठ्यक्रम हैं, उसमें बाल साहित्य को विशेष स्थान दें। बाल साहित्य के बारे में ज़रूर बात करेंगे। हम हिंदी भाषा को जानते हैं, हिंदी भाषा भाषा अनेक स्तर पर आती है।
अनेक उनके साहित्य के रूप दिखाई देते हैं। बाल साहित्य कितना अलग? बाल साहित्य कोई विशेष विधा नहीं है, लेकिन उसमें हमको बच्चों की मनस्थिति, उनकी प्रवृत्तियों और उनकी आयु को देखकर ही हमें रचनाएँ लिखनी पड़ती हैं और उसमें एक ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व डालने पड़ते हैं, जिससे उनके विकास में, उनके बढ़ने की गति में थोड़ा-सा जो अवरोध आ रहे हैं सामाजिक विषमताओं के कारण, वे कम होते जाएँ। मतलब कि जो अवमूल्यन हो रहा है समाज का, बच्चों में मूल्यों की कमी, हमारी हमारी पुस्तकों में मूल्यों की कमी, इन सब की पूर्ति हमारा बाल साहित्य कर सकता है। बाल साहित्य के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रौढ़ साहित्य हैं, उसमें उपन्यास हो सकते हैं, निबंध हो सकते हैं, नाटक हो सकते हैं, फिर जो कविताएँ हो सकती हैं, कहानियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन ये अडाप्टेड होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों के वातावरण से जुड़ी हुई रचनाएँ होनी चाहिए। ऐसी रचनाएँ जो बच्चे जीते हैं रोज़ और जो उनके लिए कलरफुल और एक एम्बिशियस वातावरण सृजन कर सके। अगर बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं सोमदत्त जी, तो एक मन में एक प्रश्न आ रहा है। आजकल की दुनिया, हम 2024 में जी रहे हैं। तकनीकी की दुनिया है, प्रौद्योगिकी की दुनिया है, जहाँ देखें तो बच्चे लोग क्लास वर्क कर रहे हैं, गृहकार्य कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, जी। और अनेक सोशल मीडिया आ गई है, जहाँ पे वे लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। यूट्यूब में वीडियोज़ देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। क्या हि बाल हिंदी साहित्य इन सभी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को के लिए उनके लिए खास स्थान है? आपने इन सब को समावेश किया है अपने साहित्य में? जी, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जब हम मोबाइल लेकर या फिर टैबलेट लेकर पढ़ाई करते हैं, उससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है। उससे केवल एक पक्ष का विकास होता है। हम हमें जो पुस्तक का स्पर्श होता है, उसको भी बच्चों में समाविष्ट करना चाहिए, ताकि वे पेज पलटकर, पृष्ठ पलटकर देखें, शब्द देखें, शब्दों को जाकर शब्दकोश में देखें। यह एक संस्कार होता है, क्योंकि जब बच्चे केवल मोबाइल में पढ़ते हैं, तो वो उनके लिए केवल एक एंटरटेनमेंट जैसा होता है, जो कि पढ़ाई के बाद समाप्त हो जाता है। उनमें अगर हम एक संस्कार म के रूप में हिंदी को गढ़ना चाहते हैं, उन पर आरोपित करना चाहते हैं, तो उनमें पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर वे प्रेरित नहीं होंगे, तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद वे हिंदी को छोड़ देंगे, हिंदी को भूल जाएँगे। बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप एक पिता हैं। जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। एक लड़का है सव्यसाची काशीनाथ, और मेरे लिए गर्व की बात है कि फ़ॉर्म 4 करते हुए ही उन्होंने फ़ॉर्म 5 की परीक्षा दे दी थी। अब 18 साल की उम्र में ही उन्होंने एचएससी की परीक्षा दे दी क्या है। यह बात है! मेरे क्या लिए एक बात है! गर्व की बात है। और उन जब वे मेरे बच्चे, जो एक लड़की भी है सान्वी काशीनाथ, जब 12 साल की थी, तब भी थोड़ा-थोड़ा लिखती थी, तो मैं उनको प्रेरित करता था, लड़के को भी और लड़की को भी। तो जो-जो उन्होंने लिखा है, थोड़ा-सा उसको मैंने सुंदर से सुधार कर उनको पुस्तकों के रूप में डाला है। एक कविता की पुस्तक है, तुम भी फूल हो, और एक कहानी संग्रह है, मेरी तितली। इसमें 5 कहा 7 कहानियाँ हैं, कुछ देखेंगे तो कहानियाँ हैं, कुछ निबंध हैं, सबको मैंने समाविष्ट करके एक ऐसा बच्चों को प्रेरित करने के, चाहे वे आगे ल हिंदी में ही नहीं लिखे, लेकिन कुछ लिखे, ताकि जो मॉरिशस का साहित्य है, वह समृद्ध हो। क्योंकि हमारा एक दायित्व होता है हमारे समाज के प्रति, कि हम जो सीखते हैं, वो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए या फिर आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, या उनको हम प्रस्तुत करें, क्योंकि जो वातावरण अभी व्याप्त है, वह 5-10 साल बाद या 20 साल बाद वही वातावरण नहीं रहेगा। एक तो बहुत ही अच्छा उदाहरण पिता है, क्योंकि
आप हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं और आपने बच्चों को भी प्रोत्साहित किया इसी भाषा के साथ जुड़ने के लिए। तो आप एक इस तीनों बच्चे हिंदी के साथ हैं। तो चलिए दर्शकगण आप लोग हमें देख रहे हैं तो डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी की छोटी लड़की की एक बहुत ही सुंदर कविता हम साथ मिलकर सुनते हैं। रेत का गरुंडा, आओ रेत का गरुंडा हम बनाएंगे, मिलकर आज कलाकारी दिखाएंगे। अंजलि में लाए हम पानी भर भर, बालू मिलाए एक छोटा मिष्टी बनकर। धीरे धीरे जब तैयार होगा ढांचा, उर में लहराएगा आनंद सांचा। साथ मिलकर महल मंदिर हम बनाएंगे, फिर एक सुरक्षा घेरा हम लगाएंगे। यदि रहने आकर थोड़े अपना घर, नवनिर्माण करें जीर विश्वासी बनकर। रेत का गरुंडा है बाबू का मेल, बच्चे कहते नहीं यह बच्चों का खेल। धन्यवाद, नमस्ते। इस कार्यक्रम के जरिए सभी बच्चों को हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आप भी भाषा के प्रति आपकी रुचि है, हिंदी के प्रति आपकी रुचि है, ज़रूर आप हिंदी सीखिए और अपनी इस मातृभाषा को आगे बढ़ाइए और आप देखेंगे यह भाषा आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलेंगे। अभी हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी के साथ। तो आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो और कुछ जानना चाहेंगे आपकी रचनाओं के बारे में। आपकी पहली रचना थी एक निबंध, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जब मैं लोअर 6 में था, लगभग 1991 में, एमबीसी पर एक कार्यक्रम चलता था, नया दौर। हुँ, हुँ। उसमें अ, छात्रों से निबंध आमंत्रित किया जाता था। तब मुझे उन निबंधों में, मेरी रचनाओं में के लिए काफ़ी पुरस्कार मिले और एक ऐसी स्थिति भी हुई कि कुछ लोग अपनी अपनी रचनाएँ अंग्रेज़ी में भेजते थे मेरे पास, क्योंकि वहाँ पर एड्रेस भी दिया जाता था, पता बताया जाता था एमबीसी प्रस्तुतकर्ता के द्वारा। फिर लोग कुछ छात्र थे, कुछ बड़े लोग भी थे, मुझे अपनी रचनाएँ भेजते थे, कहते थे कि हम भी अपनी रचना भेजना चाहते हैं, लेकिन हमको उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है। तब मैं उनको उनकी रचनाएँ ट्रांसलेट करके या तो उनको भेज देता था या फिर डायरेक्टली एमबीसी को भेज देता था, तो तब उनको भी पुरस्कार मिलता था। ये जो आपके 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 खून है, आपके परिवार में हिंदी के प्रति जो रुचि है, वो कैसे जागी? पिताजी, माताजी इस भाषा के साथ मेरे पिताजी हिंदी से बहुत जुड़े हुए थे। उनकी काफ़ी पुस्तकें थी हिंदी पिताजी वे पहले पढ़ते से लेखक थे। लेखक नहीं थे, लेकिन पढ़ते बहुत थे। हुँ, हुँ। हिंदी की काफ़ी पुस्तकें खरीदते थे, पढ़ते थे और हमारा जो पारिवारिक वातावरण था, वह भोजपुरी से जुड़ी हुई थी। हुँ, हुँ। भोजपुरी से जुड़ा हुआ वातावरण था। मेरी दादी जी से मैं भोजपुरी ही में बात करता था, पिताजी माताजी से भी भोजपुरी में बात करता था। इससे मेरी जो भाषा है परिपुष्ट होती गई और मेरा हिंदी से लगाव भी हुँ, हुँ। थोड़ा-सा और गहरा होता गया। तो सोमदत्त काशीनाथ डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी न सिर्फ हिंदी में लिखते हैं बल्कि भोजपुरी में भी लिखते हैं। इसके बारे में ज़रूर बातें करेंगे। अभी के लिए आपकी आपकी पहली रचना थी एक निबंध, उसके बाद आपका प्रथम प्रकाशन भारत में हुआ। जी। ये मतलब गर्व की बात है। मोशन होते हुए भी आपका प्रथम प्रकाशन भारत इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जब मैं बीए में था, पह पहला वर्ष था, हुँ, हुँ। तो कुछ छात्रों ने आकर बताया कि हम मैगज़ीन निकाल रहे हैं, न्यू आउटलुक हमारे कॉलेज की तरफ से। वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके नीचे काफ़ी हुँ, कॉलेज होते हैं, हुँ, तो कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे। वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। तब उन्होंने कहा था कि एक कहानी लिखिए। तब पहली बार मैंने कहानी लिखी थी। उसको उन्होंने कहा, मेरे अध्यापक ने कहा कि इसको हम अश्रु कहानी कहते हैं, क्योंकि यह एक ही बार में सोचकर लिखी हुई कहानी है। हुँ, 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 तो उस कहानी का भी समावेश मैंने अपनी प्रथम कहानी संग्रह में हुँ। की हुई है। उसका उस कहानी को आप मुझे
लहरों से बातें करनी है कहानी संग्रह में पढ़ सकते हैं। और जब मैं धीरे-धीरे लिखने लगा, तब हमारे कॉलेज के मैगज़ीन में, उसकी पत्रिकाओं में और हॉस्टल की पत्रिकाओं में भी मेरी काफ़ी रचनाएँ प्रकाशित हुईं। कुछ जो रचनाएँ थी, अंग्रेज़ी में थी और कुछ हिंदी में भी थी। मतलब कि उस समय मैं 2 भाषाओं में लिखता था। हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो मतलब आपकी बीए की पढ़ाई मॉरिशस में नहीं हुई? नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे छात्रवृत्ति जब मैं एचएससी में था, तब मैं प्रथम आया था एचएससी में, तब मुझे छात्रवृत्ति मिली थी भारत में पढ़ाई करने के लिए। तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहाँ के किरोड़ी लिबर्ल कॉलेज में मैं छात्र रहा 3 साल। उसके बाद जब मॉरिशस आया, फिर यहाँ से भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो औदियाय ऋषि दयानंद इंस्टीट्यूट है पाई में, वहाँ से मैंने एमए किया। फिर इसके बाद आगे चलकर मैंने शिकोहाबाद में जाकर जीएस यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी पूरा किया। बहुत ही सुंदर। मतलब काशीनाथ परिवार में आप प्रथम पीएचडी कैसे हूँ। पीएचडी जी, और प्रथम बच्चा है जो भारत से पढ़ाई करके आए। जी। ये भगवान और मेरी दादी जी की जी इस का प्रसन्नता आशीर्वाद के है, बारे में कृपा है। थोड़ा-सा बताइए? परिवार ने इसको कैसे देखा? परिवार ने इसको कैसे सराहा? वैसे ज़्यादातर मेरी दादी जी ने मुझे बहुत प्रेरित किया है मेरे जीवन में। और हम गरीब परिवार से थे। मेरे पिताजी मज़दूर थे। मेरी दादी जी बकरियों बकरियाँ हुँ, हुँ। पालती थी और उसी से हमारा जीवन चलता था। मैं भी उनका सहारा बनकर थोड़ा-थोड़ा उनसे प्रेरणा बनकर। और एक बात है कि मैं समझता था कि मुझे भी कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहिए। जो मेरे परिवार ने मेरे लिए किया हुआ है, उनका नाम रोशन करना चाहिए। जैसे कहते हैं हम हिंदुओं में कहते हैं कि हमारा जन्म ही अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए हुआ है। तो वही मैं प्रयास कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी आगे चलकर वे भी अपने परिवार का नाम रोशन करें। इतना ही नहीं, मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी हुँ, हुँ। कई मंचों से जोड़ता हूँ ताकि वे लोग भी हिंदी के साथ जुड़ें और अपने परिवार को गौरवान्वित करें। हुँ, हुँ। आपने हिंदी को बहुत हद तक उनकी सेवा की है, बहुत रचनाएँ आपने रची है। तो हिंदी भाषा आपको कौन-कौन से मंच यह भाषा आपको प्रदान किया है? मेरे मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक मुझे विश्व हिंदी सचिवालय में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तब डिप्टी हेड टीचर था, उप मुख्य अध्यापक। उस समय मेरी नियुक्ति टेम्पोरेरीली हुआ वहाँ पर, लेकिन मुझे रिवर्ट बैक करना पड़ा स्कूल में। हुँ, हुँ। अब यहाँ से भी जब मैं स्कूल में हूँ, तब भी जब भी विश्व हिंदी सचिवालय को मेरी आवश्यकता पड़ती है, मेरी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं देता रहता हूँ। और इसके साथ-साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला। एक बुलंदी हिंदी साहित्य है, दूसरा साझा संसार है, तीसरा वनकाम करके एक मंच है। ऐसे कई मंचों से मेरा संपर्क हुआ। लोग मुझको मोबाइल द्वारा संपर्क करते हैं, फिर मैं उनसे जुड़ जाता हूँ। और हाल में ही जो हुआ था मॉरिशस में विश्व रंग, विश्व रंग उसमें भी आपको पुरस्कृत किया गया था। पुरस्कृत नहीं किया गया था, वैसे मेरी एक रचना है, एक इसका छोटी-सी लोकार्पण हुआ था। इसका लोकार्पण हुआ था। अच्छा, एक छोटी-सी मदद बिना स्वार्थ की, बाल नाट्य संग्रह। बहुत ही सुंदर। जी। तो इसमें 5 नाटक हैं, जिसको मैंने बच्चों को ध्यान में रख कर के मैंने इनको ढाला है। वैसे मैं एक बहुत रोचक बात है कि पहले मैं बिल्कुल बच्चों के लिए रचनाएँ नहीं लिखता था। जब मैंने अपना पीएचडी किया, वाइवा में मेरे एक ट्यूटर ने पूछा कि आप बाल साहित्य के प्रचार के लिए मॉरिशस में क्या कर रहे हैं? तब यह प्रश्न मेरे लिए एक बहुत मतलब चुभने जैसा प्रश्न था।
तब मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। ऐसे बाहर से रहकर केवल टीका-टिप्पणी करने से कोई लाभ नहीं होता है। वह केवल नेगेटिव क्रिटिसिज़्म होता है। अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने हाथों से कुछ करके दिखाना चाहिए ताकि बाहर से भी लोग प्रेरित हों। नहीं तो केवल वह एक पर्दा हटाकर दिखाने जैसा हो जाएगा, फिर से पर्दा ढक जाएगा। प्रश्न हम पर भी आएगा कि आपने क्या किया? आप न सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए काम करते हैं बल्कि बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उनमें डालते हैं। ना सिर्फ़ स्कूल के बच्चे में आप रुचि डालते हैं बल्कि सभी बच्चों में र हिंदी के प्रति रुचि डालते हैं। तो सोमदत्त काशीनाथ जी आप आए हमारे कार्यक्रम में बातों-बातों में कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुँच गए हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी भावी योजनाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद रितेश जी, और एमबीसी के दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बाद में मिलेंगे। धन्यवाद। ज़रूर। तो आप लोग साथ देते रहिए और आप भी हिंदी के प्रति रुचि दिखाते हैं और इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, ज़रूर हमें लिखिएगा और हमारा कार्यक्रम को आप पसंद कीजिएगा और हिंदी को आप बढ़ावा दीजिएगा। अपने माहौल में, अपने परिवार के बीच में हिंदी को बढ़ावा दीजिएगा और हमारी ज़रूर प्रतीक्षा कीजिएगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्ते। मेरा बिलौता सड़क किनारे चल रहा था। एक नन्हा सा बिलौता प्यारा, सहमा थोड़ा कमज़ोर भी था वह। शायद ढूंढ रहा था कोई सहारा। पिताजी की ओर एकटक देखा, समझ लिया उन्होंने मेरा इशारा। उठाया मैंने बिलौते को गोद में, फिर उसके सिर को पुचकारा। हिलाया बिलौते ने अपने सिर को। आई कराने की एक आवाज़ धीमी। मैंने कहा पापा से, रखूंगी इसे पास, नाम सोच है एक, यह है मेरा मीमी। बस उसी दिन से मीमी आया घर में, मेरे कमरे में खेलता, पैदान पर सोता, म्याऊं म्याऊं करते वहाँ आता पास। मेरे पैरों से वह बच्चे जैसे लपट जाता। पैदान पर सोया वह शांत रहता है दिन भर, मानो दुख बैठा हो मेरे ही इंतज़ार में। मुझे सोफे पर बैठी हुई देख होता खुश वह, आता धीरे से उछलकर बैठ जाता गोद में। मीमी की आवाज़ सुनने को तरसती मैं। जब भी मैं उसे घर पर छोड़ बाहर जाती हूँ, घर पहुँचते ही उसके साथ खेलने के लिए भागती। उसको मुस्कुराते देख मैं भी मुस्कुराती हूँ।